हाँ बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? और पढ़ाई ठीक है, चलो। आज तो वैसे मौसम ही नहीं है पढ़ने वाला, बारिश वाला मौसम है। तुम क्यों आए हो बताओ? क्रिकेट खेलने का मौसम है, बताओ। फ्रॉम फ्रॉम स्टेशन 7 कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री हमारा क्या आखिरी सांस से ले रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च। अपने आप नहीं करेंगे, मैं ही समझाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31 मार्च। कब की इन्वेंट्री निकालनी है आपको, और आपको दे कब की रखी है? 1/4 की। परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंस चार्ज, सेल्स। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 16 a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item। किसी आइटम पे कितने रुपए कम कर दिए थे? 17,500, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 50, एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर रुपीज 45,000। बेरिंग दिस ट्रांजेक्शन मतलब एक्सेप्ट दिस ट्रांजेक्शन। बेरिंग मतलब एक्सेप्शन, इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर। रिलेटिंग टू दिस आइटम, बेरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम मतलब इस ट्रांजेक्शन से, इस आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को छोड़कर जीपी रेट कितनी रही है? 20% ऑन सेल्स। ठीक है, पूछा गया आपसे कब की? 31 मार्च 17। अपने आप नहीं करोगे, ठीक है, मेरे साथ साथ समझो। एक 4/16 का स्टॉक कितना है? 142,500। 1/4/16 का स्टॉक कितना है? 142,500। ठीक। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है क्या आपको? चलो देख लेते। परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किसका पार्ट है? ट्रेडिंग का, मतलब कॉस्ट का। तो कुल मिला के कितना खरीदा आपने? 1,762,500 प्लस 150, यही होगा ना। ये कॉस्ट का पार्ट ही होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट का पार्ट होते हैं, ये तो P&L में आते हैं ना, ये नहीं होते। एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्ज, जो भी एक्सपेंस P&L में आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। तो आप सेल्स कितने की है बताओ? 1245। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात यही है मेन। एट द टाइम ऑफ, इसको ढंग से समझना, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 16 अ सम ऑफ रुपीज 17,500 वाज रिटन ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। कब का स्टॉक काउंट करते समय, वैल्यू करते समय? 31st March 16, मतलब ये ओपनिंग वाला। इसमें एक आइटम थी, उसके ऊपर कितने रुपए राइट ऑफ कर दिए? 17,500 राइट ऑफ कर दिए, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? तो 50,000 की एक आइटम थी, उसको कितना कम कर दिया मैंने? 17,500। तो कितना रह गया बच्चों? 32,500। तो स्टॉक के अंदर वो कितने से है? 32,500। स्टॉक के अंदर वो कितने से है? 32,500। तो ये खुद कह रहा है कि जब मैंने ये वैल्यू किया 31st March 16 का, 31st March 16 और 1416 एक ही बात है, बोलो ना, ये तो एक ही बात है ना। इस दिन का क्लोजिंग और अगले दिन का ओपनिंग। तो मैंने जो ये स्टॉक वैल्यू किया हुआ है, इसके अंदर एक आइटम जो 50,000 की थी, कैसे थी 50,000 की? विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000। जो 50,000 की खरीदी थी, उस पर बच्चों मैंने क्या राइट ऑफ कर दिया? 17,500। तो वो बच्चों कितने की ले रखी है मैंने? 32,500। तो इस 142,500 में वो कितने से है? 32,500। ठीक है। एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, और इस साल उसको कितने में बेच दिया? 45,000 में। तो इस सेल्स के अंदर वो कितने से है? किस सेल्स के अंदर? 1245 में। इसके अंदर वो कितने से है? 12,45,000 में सेलिंग प्राइस है। सेल्स के अंदर तो सेलिंग प्राइस होगी ना। अब कह रहा है इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, तो सब पे जीपी रेट क्या है? सेम। तो मैं जीपी रेट क्या है? 20% ऑन सेल्स। तो इस ट्रांजेक्शन को छोड़कर हम क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि इसके साथ हम लगा लें, इसमें तो साफ ही दिख रहा है जीपी रेट क्या है? 40% नहीं है, क्योंकि 20% ऑन सेल्स नहीं है, क्योंकि इसको खरीदा कितने में था आप लोगों ने? 50 में, और बेचा कितने में? 45 में। तो ये तो लॉस में गया। तो इस पर तो जीपी है ही नहीं है, तो है ही क्या? लॉस में। तो ये ना भी बोलता तो भी मुझे दिख रहा है कि इस ट्रांजेक्शन पर जीपी रेट 20% हो ही नहीं सकते। इसको छोड़कर बाकी पर जीपी रेट क्या है? सेम। सेम क्या? 20% ऑन सेल्स। तो इसको हटाकर बचे हुए का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। अब समझो कि मेरे पास दो तरह का स्टॉक है ओपनिंग में। कितने टाइप का? दो तरह का। दो तरह में क्या है? 142,500 का ब्रेकअप बताओ। इसमें कितने स्टॉक है? दो। पहला स्टॉक कितने का है? 32,500, ये नॉर्मल
नहीं है, ये नॉर्मल स्टॉक नहीं है, इस पर नॉर्मल रेट नहीं कमाई जा रही 20%। और दूसरा कितना रह गया बताओ? 110। कैसे आया 110? 142,500 माइनस 32,500 तो 1,10,000। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में मेरे पास दो पार्ट है। दो पार्ट क्या है? एक नॉर्मल और एक अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल जीपी रेट नहीं कमा रहा है 20%। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 142,500। इसके मैं दोनों टुकड़े वापस से लिख रहा हूँ। पहला टुकड़ा क्या है? 32,500। कैसे है वो? 50,000 का था, उसको कितना कम कर दिया? 17,500। तो 50,000 में से अगर 17,500 कम कर दिया तो वो कितने का बचा हुआ है ओपनिंग स्टॉक में? 32,500। तो ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड्स 32,500 की एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड्स एक्सेप्शनल आइटम ऑफ रुपीज 32,500। तो रिमेनिंग जो नॉर्मल आइटम है वो कितनी रह गई? 110। कैसे निकाला? 142,500 में से। तो इस पर तो 20% जीपी रेट कमा ही रहे। अब बताओ जो परचेज करेंगे वो हम बेकार करेंगे या अच्छी करेंगे? वो तो नॉर्मल ही करेंगे, तो परचेज तो बिल्कुल नॉर्मल ही होगी। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ नॉर्मल का। मैं किसका ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ? नॉर्मल का। ओपनिंग स्टॉक कितने का था नॉर्मल का? 1,10,000। परचेज कितने की थी? 7,62,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने के? 1,50। अब नॉर्मल सेल्स बताना। नॉर्मल सेल ये तो काम के ही नहीं है, ये तीनों तो काम के ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दे रखे हैं, ये तो पोस्ट का पार्ट वैसे भी नहीं होते। अब बताओ नॉर्मल सेल्स कितने की आएगी? 1245 के अंदर फिर से एक्सेप्शनल सेल्स है, कितने की है? 45। इस लाइन में लिखा हुआ है ना, एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45। तो सही सही नॉर्मल स्टॉक कितने में बेचा मैंने, जिसमें जीपी सही सही कमाया मैंने? 20%, 12 लाख। कैसे आया है? 12,45,000 माइनस 45। अब जीपी रेट बताओ कितने की? 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स ही दे रखी है और सेल्स पे रेट है, तो सीधा बता दो जीपी कितना आएगा? जीपी कैसे आएगा? 12 लाख। रेट भी सेल्स पर ही है और ऊपर भी सेल्स है, तो डिवाइड में 100 × 20। जीपी कितना आ गया? 2,40,000। अब बैलेंस करके बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा? बताओ, शाबाश, जल्दी से बताओ, सोल्व करो इसको। कैलकुलेटर किसी भी कोचिंग की फीस में इंक्लूड नहीं होता है ना? कैलकुलेटर तो बच्चे को अपना अपनाना होता है। नहीं करो। 62,500 आ रहा है क्या? सही तो किया है ना? ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया 62,500। ये कौन से वाला स्टॉक आ गया? नॉर्मल। अब हम अगर एक्सेप्शनल बचा होता तो वो भी इसमें जोड़ देते, लेकिन एक्सेप्शनल वाला तो क्या हो गया? सेल ही हो गया। इसने पूछा था कि ईयर एंड पर स्टॉक बताओ, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, देखो जनरली आपको क्या दिया होता है? क्लोजिंग स्टॉक, और आप डिफरेंस से क्या निकालते हैं? जीपी। यहाँ आपको सेल्स और जीपी दे दिया, तो डिफरेंस से क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये किसका क्लोजिंग स्टॉक आया? नॉर्मल वाला। ये जो था ओपनिंग स्टॉक मैंने नॉर्मल कर लिया था अलग, ओपनिंग स्टॉक टोटल दिया था, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ कौन से वाला लिया? नॉर्मल। एक्सेप्शनल मिला लेते तो फिर जीपी रेट सही नहीं रहती, इसलिए मैंने क्या लिया? नॉर्मल वाला। फिर परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो मैंने नॉर्मली खरीदता, तो मैं नॉर्मल ही। सेल्स में को भी मैंने क्या बना लिया? नॉर्मल। तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी कौन से वाला आ गया? नॉर्मल वाला। अब एक्सेप्शनल वाले की बात करते हैं, वो बचा हुआ है या बेच दिया? अब वो कहता वो बच गया, तो फिर उसको भी क्या करना पड़ता? ऐड करना पड़ता। तो एक्सेप्शनल वाला तो बेच ही दिया, तो ये का ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रेजेंटेशन देखो। उसका कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर लेते हैं। तो कॉस्ट तो अपने को पता ही है उसकी कितनी थी? 50,000। कॉस्ट तो 50 थी। एनआरवी क्वेश्चन को देनी पड़ती। क्यों देनी पड़ती? क्योंकि वो 1 साल के बाद की एनआरवी चाहिए मुझे। क्योंकि ये पहले सुनो, डाउट क्या है जिन बच्चों को मैं इसको समझाने लग गया। इस लड़के ने डाउट पूछा है कि अगर क्या है,
क्लोजिंग स्टॉक बच जाता तो उसकी वैल्यू क्या लेते, उसकी वैल्यू क्या लेते, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी किसको देनी पड़ती, क्वेश्चन को। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन को देनी पड़ती। कॉस्ट उसकी कितनी थी, 50,000। एनआरवी यहाँ पर कितनी थी उसकी, 32,500। यहाँ जरूर वो कम करता जाता, लेकिन नहीं बिका होता तो यहाँ उसकी एनआरवी में कुछ चेंज तो होते, तो फिर उन दोनों का क्या लेता मैं, लोअर लेता। वो कह देता आधा सेल हो गया, तो फिर कॉस्ट कितनी हो जाती, 25,000। एनआरवी तो क्वेश्चन को ही देनी पड़ती। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो क्या है। ओपनिंग स्टॉक आ गया है, ठीक है। अब 142 से स्टार्ट हुआ या मैं 110 से स्टार्ट हुआ, मैं आंसर में 110 से स्टार्ट हुआ, तो इसने भी उसको क्या बना दिया, 110। फिर डेबिट साइड जोड़ दी, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ये कह रहा है कि शुरू में मेरे पास नॉर्मल स्टॉक ये था, इतने का मैंने नॉर्मल और खरीद लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने कितना माइनस किया, 12। अब ये फिगर निकालने के लिए क्या किया आपने, 12 लाख क्रेडिट किया और 240 क्या किया, डेबिट। तो आपने नेट कितना माइनस किया हुआ है, 960 माइनस किया हुआ है। इसको देखो, इन दो फिगर को, एक मिनट। ये 110 और ये जो था ये तो था ही था। अब आपने यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 240, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 12 लाख। तो 12 लाख आपने इन सबको जोड़ के क्या माइनस किया, 12 लाख। तो इन दोनों को नेट करना चाहूँ तो कितना माइनस करूँ मैं, अगर 240 यहाँ ना जोड़ूँ तो इन दोनों का नेट कितना है, 960। इसने क्या कर दिया, 960 माइनस कर दिया। इसने ऊपर क्या नहीं जोड़ा, 240 जोड़ा नहीं, प्लस में 240 कम पड़ रहा है ना। हमने तो 240 भी जोड़ने के बाद क्लोजिंग स्टॉक निकाला था। डेबिट साइड में हमारे क्या था, 240 भी था। तो इसने क्या बोला कि 240 में ऊपर भी नहीं जोड़ रहा, इसलिए नीचे माइनस भी क्या किया इसने, 240 ऊपर से भी कम हो गया और नीचे से भी क्या हो गया, कम हो गया। इसने ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाया है। देखो एक बार मेरे को वापस से बनवाओ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या था। डेबिट में क्या था, हमने क्या लिखा था, 110 लिखा था ना, इसको 32 माइन, ये वाला 110। उसके बाद में 762 500 और 150, 762 500 और 150। फिर हमने सेल्स कितने की लिखी थी, 12 लाख, और जीपी कितने का लिखा था, 240। अब इसका और इसका मैच करो, वो ऊपर रह गया था इसलिए वापस बनाया मैंने। 110 ये मैच हो रहा है, 762 500 मैच हो रहा है, 150 मैच हो रहा है, प्लस तो इसने यही किया। अब ये जो फिगर आया है सारा प्लस करने के बाद इसमें से इसने कितना माइनस किया, 960। आपने क्या किया, 240 प्लस करके माइनस किया 12 लाख, तभी तो क्या आया, क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दोनों का नेट क्या आएगा, 960 तो आएगा। तो इसने 960 नेट माइनस कर दिया। पक्का नहीं समझे क्या, बोलो ना। आपने क्या किया, देखो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे कॉमन मिल रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, येलो कर रहा हूँ। मैंने प्लस किया, इसने भी प्लस किया, मैंने प्लस किया, इसने भी प्लस किया, मैंने प्लस किया, इसने भी प्लस किया। अब हमारा जो नहीं मिल रहा है वो क्या है, ये पिंक नहीं मिल रहा है। मैंने 240 ऐड करके 12 लाख माइनस किया, तभी तो बैलेंसिंग फिगर से आया था। तो मैंने क्या किया, 240 ऐड किया और फिर इधर से माइनस क्या किया, सेल्स, तब जाकर क्लोजिंग स्टॉक आया था ना बैलेंस से। तो मैंने नेट कितना माइनस किया है, 960। तो इसने भी तो नेट कितना माइनस किया है, 960। तो इसने ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बना दिया, स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन भी सिखा देंगे, लेकिन समझ तो आ गया ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे को ट्रेडिंग वेडिंग से समझ नहीं आता। मैंने कहा फिर तेरे को कैसे आता है, वो कहता है मेरे को स्टेटमेंट से समझ में आता है। तो सर फिर आप ट्रेडिंग का बीच में पंगा क्यों ले रहे हो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन है एक डिट्टो, और वो कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसी में ही दोनों करा दिया। वो मैं आपको होमवर्क दे दूँगा। ये कह रहा है कि मेरे पास शुरू में फ्रेश स्टॉक कितने का था, 110। शुरू में फ्रेश स्टॉक कितने का था, 110। फिर मैंने परचेज कितने का किया, ये कहता है ठीक है, इतने मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लगाई, तो मेरे पास इतना होना चाहिए अगर मैं बिल्कुल भी ना बेचता। तो मैंने बेचा कितने का, 12 लाख फ्रेश। टोटल 1245 था, जिसमें से अब नॉर्मल को तो हम हटा रहे हैं, तो फ्रेश इतने का बेचा। लेकिन ये तो सेल प्राइस है, माइनस क्या करूँगा इसकी, कॉस्ट। तो कॉस्ट निकाल, कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, 9,60,000। तो इसने COGS माइनस कर दी सीधा।
कॉस्ट माइनस करूंगा ना उसकी, सेल प्राइस थोड़ी माइनस कर दूंगा। अगर मेरे पास शुरू में 100 रुपये का स्टॉक हो और इसमें से मैं 80 का बेच दूं तो क्लोजिंग स्टॉक 20 का आएगा। अब 80 वाला मैंने 90 में बेचा है तो माइनस तो क्या करूंगा, 80 करूंगा ना। 100 का स्टॉक हो मेरे पास, 80 वाला 90 में सेल करूं तो माइनस कितना करूं क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए, 80 माइनस करूंगा ना। 80 वाला भले ही मैंने 90 में सेल किया है, लेकिन सेल कितने का हुआ, 100 में से 80 चला गया तो 20 आएगा ना, बोलो ना। Yes, तो मुझे क्या माइनस करना था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसने क्या कर दिया है, सेल्स में से जीपी माइनस कर दिया तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पक्का। ये कह रहा है इतना नॉर्मल था, इतना नॉर्मल और खरीद लिया, इतना नॉर्मल, इतने का नॉर्मल बेच दिया। बेचा कितने में, 12 में, लेकिन इतने का, तो ये नॉर्मल रह गया और अब नॉर्मल का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं है। अगर बचा होता तो उसका कॉस्ट और एनआरवी लोअर लेता, और एनआरवी क्वेश्चन को देनी पड़ती क्योंकि मार्केट प्राइस आप अपने आप थोड़ी मान सकते। श्योर। हाँ बच्चों, अब आप मेरे साथ कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, सेकंड। मेरे साथ नहीं, आप अपने आप कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री on this date a sum of rupees 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 2 lakhs and was sold for 160, but for the above transactions GP rate earned during the year was 25% on cost. but for क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होती है। but for का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट। but for का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट। अंडरलाइन करके लिख लो but for को एक्सेप्ट। अब आप करो, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं समझा दूंगा अगर आपसे नहीं होगा। आंसर देगा तो रिजल्ट की कसम है तुम्हें। हाँ बच्चों, जब आंसर सामने हो तो गलत कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप कैसे भी करके उस तक पहुंच ही जाते हैं, है ना। तो गलत है क्या आपका, और ये तो डिट्टो किसके जैसा ही क्वेश्चन है, उसके जैसे। फिर भी फटाफट से देख लो। 7 lakhs का स्टॉक है, स्टॉक के अंदर कितना राइट ऑफ किया हुआ है, 60,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 2 lakhs। तो 2 लाख पर 40,000 राइट ऑफ कर दिया, 60,000। यही तो मैं चेक कर रहा हूँ, 2 लाख पर कितना राइट ऑफ कर दिया, 60,000। तो कितना हो गया, 140। तो बताओ बच्चों, इस 7 लाख में गंदा कितना, गंदा बोलते हैं ना, अब नॉर्मल बताओ। 7 लाख में मतलब कितना अब नॉर्मल स्टॉक है, 140। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक सही से कितना आएगा, 7 lakhs माइनस 140। उसी तरह से प्रेजेंट करो, 7 माइनस 140 कितना आ गया, 560। परचेज कितने की आएगी, 3460। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और सर इसमें तो सेलिंग एक्सपेंस दिया ही नहीं, उसमें दिए थे तो क्या तीर मार लिए, तो कुछ चाहिए ही नहीं था, उसका क्या करना है अपने। सर ये उसके जैसा नहीं है, इसमें सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, चाहिए थे क्या वो फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग फालतू की बातें थी तो उड़ा दिया, बढ़िया। अब उसके बता, अच्छा एक चीज़ चेंज है, बताओ क्या चेंज है, जीपी रेट किस पर दे रखी है। अब सेल्स कितने की है, 5220। इसके अंदर बताओ अब नॉर्मल कितना है, 160। तो 5220 में से 160 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 5060। 5060 भी क्या है, सेलिंग प्राइस। मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलेगी, जीपी रेट C 100, तो P कितना 25 और S कितना 125। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 100, और ये माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, अब नॉर्मल सेल हो ही गया। अच्छा, इसी के जैसे ही कौन सा क्वेश्चन है अपने बच्चों, फिफ्थ। इसी के जैसे ही कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ गायब कर दिया क्या, चलो अच्छी बात है। नहीं कोई काम का भी नहीं था, तो मैं भी काट दूँ। तो मैंने तो नेट से निकाली है, मेरे पुरानी कैसे है, चलो मैंने तो ये शीट नेट से डाउनलोड की है। चलो बच्चों अब आओ एक बार स्टार्टिंग से मेरे साथ, चैप्टर के स्टार्टिंग से। हाँ, थियरी कब करेंगे, एंड में। इलिस्ट्रेशंस कराओ। इलिस्ट्रेशन 1 आप होमवर्क करोगे, कर लिया। 2 भी करोगे,
फ्री में एक सिंपल सा होता है, जब सिंपल एवरेज लिखा हो ना, गलती मेथड है ये, कहीं फॉलो नहीं होता, बस ऐसे लिखा हुआ है तुम समझा रहे। 400 यूनिट्स किस रेट से परचेज करी? 30 से। 300 यूनिट्स किस रेट से परचेज करी? 20 से। अब मैं बोलूँ कि मैंने कितनी बेच दी? 700 में से 500 सेल कर दी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का रहेगा? 200। फीफो लिफो वेटेड एवरेज तो आता ही है। सिंपल एवरेज से निकालना है तो पता क्या करो, सिर्फ रेट्स का एवरेज ले लो। 2 रेट है तो 30 + 20 बाय इंटू 200 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी थी? 400 + 300 700। बेच कितनी दी मैंने? 500। तो बची कितनी पीछे? बची कितनी? 200। ओपनिंग 400 तो बोलना चाहिए था मेरे को, पता ही। 400 यूनिट मैंने पहले खरीदी, 300 फिर खरीदी। 400 किस रेट से आई बच्चे? 300 किस रेट से आई? 20। तो क्या हुआ? 500 बेच दी 700 में से। तो फीफो होता तो 400 ये गई, 100 इसमें से गई। लीफो होता तो 300 ये गई, 200 ये गई। वेटेड एवरेज है तो 400 × 30 + 300 × 20, जो अमाउंट आती है उसको किससे डिवाइड करते हैं? 700 से, रेट निकाल के। लेकिन सिंपल एवरेज कहता है बस सिंपली किसका एवरेज ले लो? रेट्स का। 30 + 20 बाय 2, किससे कर लो? 30 + 20 बाय 2 कितनी रेट आ गई? 25। और स्टॉक कितना बच गया? ये। ठीक है, तो सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है, ये कर लेना। सिंपल एवरेज कहीं पर भी फॉलो नहीं होता, ये कम्प्लीटली गलत होता है। ठीक है, लीफो को भी क्या किया हुआ है? मना। किसको मना किया हुआ है? लीफो को। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्यों मना किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस करा दिया, 5th करा दिया, 6th करा दिया। सारे हो गए क्या? तो बच्चों आप टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4th छोड़ के पूरा चैप्टर कर लोगे। टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4th छोड़ के कल इन्वेंट्री के पूरे चैप्टर के प्रैक्टिकल सम्स कर लेंगे। ठीक है, अब बात सुनो। लीफो में क्या प्रॉब्लम है? लीफो में क्यों प्रॉब्लम है? AS2 किसको मना कर देता है? AS2 को क्या दुश्मनी है लीफो से? क्या फिर? सर वो तो पहले मैंने तक से होता तो पहले दिखेगा ना, मैंने एक्सपायर। शाबाश। कोई भी आदमी क्या नहीं फॉलो करता? लीफो फॉलो करता ही नहीं। तो जब करता ही नहीं है तो उस एवरेज से उससे निकालना भी नहीं चाहिए। बट क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमें करने पड़ते हैं। सुनो, फर्स्ट यूनिट आई है, सेकंड आई है, थर्ड आई है, 4th आई है, 5th आई है। मेरे पास एक कस्टमर आया, मैं कौन सी बेचने की कोशिश करूँगा? फर्स्ट वाली या 5th वाली? क्यों? क्योंकि अगर मैं बाद वाली बेचता रहा, चौथी पांचवी बेचता रहा, तो ये तो पड़ी रह जाएगी मेरे पास और ये एक्सपायर डेट, मतलब ये पुरानी हो जाएगी। सर हर चीज़ की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है, सब पे थोड़ी लिखा होता है। कोई दवाइयों का काम कर रहे हो क्या आप? नहीं, दवाइयों का नहीं कर रहा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी होती है साबुन पे और इन पर, तो वो ज़्यादा पुरानी लिखेगी तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो कोई भी बिजनेसमैन क्या नहीं करता? फिर लास्ट वाली बेचता रहे और शुरू वाली रखता रहे, ऐसा नहीं करता है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अभी फाउंडेशन के लेवल पर नहीं है, मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ। जैसे लिकर होती है, तो जितनी पुरानी होती है ना वो स्टेटस सिंबल होता है कि पुरानी शराब रखता है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस है, उसको छोड़ दो। अदरवाइज क्या है, कोई ऐसा करता नहीं। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने AS2 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी क्या नहीं करेगा? लीफो फॉलो नहीं करेगा। उसने 2 ही मेथड दे रखे हैं, फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, अब वेटेड एवरेज बताओ। वेटेड एवरेज कब फॉलो होता है? जब स्टॉक क्या हो जाता है? मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? कि फीफो लिफो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये मेरे पास क्या है? ऑयल का स्टॉक है। किसका स्टॉक है? पहले आया ऑयल, थोड़ा सा खरीदा, फिर और ऑयल आ गया, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है। फिर सेकंड ऑर्डर में और ऑर्डर आया, तो जो दूसरा ऑर्डर आया है, दूसरा मैंने खरीदा है, वो इस लाइन के ऊपर ऊपर ही रहेगा, वो तो मिक्स हो जाएगा। तो वहाँ आप ये कह ही नहीं सकते कि पहले वाला पहले गया, वो तो मिक्स होकर गया। तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? वेटेड एवरेज। ऐसे नहीं है कि जो जचे वो लगा लो, आपकी मर्जी है। उनके आपका जो फेयरेस्ट अप्रोक्सीमेशन हो, जिस फ्लो में आपकी इन्वेंट्री बाहर जाती है वो आप फॉलो करो। आपकी इन्वेंट्री का किस फ्लो में बाहर जाती है? एवरेज फॉर्म में जाती है, तो आप क्या लगाओ? वेटेड एवरेज। और पहले वाला पहला बेचते हो तो क्या लगाओ आप? फीफो। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी है तो फीफो लगा लो, अपनी मर्जी है तो क्या लगा लो? वेटेड एवरेज। और लीफो किसी के लगता ही नहीं है, किसी भी कोई किसी का भी फ्लो इस फॉर्म में नहीं होता है, तो इसलिए लीफो कोई लगाता ही नहीं। ठीक,
अब उसके बाद सबसे पहले ये कौन सा मेथड बोलता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। एएस बोलता है सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है आपको? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को। वो नहीं लग पा रहा है तब आप किस पर जाना? फीफो या वेटेड एवरेज। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। श्योर। अब ये है क्या? ये है, देखो जब आपका स्टॉक मिलता ही नहीं है, कभी भी मिक्स ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मिक्स होता ही नहीं है। आपको पता है कि यही वाला बेचा है तो फिर मैं वही वाला लूँ। फॉर एग्जांपल मेरा क्या है? पेंटिंग सेल करने का काम। मैंने क्या करी? पहली पेंटिंग खरीदी किसकी? लता मंगेशकर। किसकी खरीदी? लता मंगेशकर। सेकंड पेंटिंग मैंने किसकी खरीदी? ऐसी कोई नॉर्मल की खरीदी। किसका नाम लिखना? ठीक है, कोई आपका ही लिख लो नालायक। अब तो तुम्हारा ही लिखूंगा। नीलेश। सेकंड पेंटिंग मैंने किसकी खरीदी? स्पेलिंग मेरे को पता नहीं, ठीक है, नीलेश सही है, नीलेश की। फिर मैंने थर्ड पेंटिंग बच्चों किसकी खरीदी? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, अब बताओ किसके कस्टमर आ जाएंगे मेरे पास? इसके आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, इसके भी आ जाएंगे। नीलेश की पेंटिंग दो, हम लेकर जाएंगे। बताओ, लड़के लेके जा रहे हैं लड़की की पेंटिंग तो मान। अब सुनो, चलो सुनो। अब लता मंगेशकर की पेंटिंग मेरी सेल हो गई और ये भी। ये मैंने कितने में खरीदी थी? मान लो 15 करोड़ में। ये कितने की खरीदी थी? 12 करोड़ में। ये क्या है? मेरे को गिरी मिली थी। चलो ठीक है, ये मैंने कितने रुपये में खरीदी थी? 10 रुपये में। अब आप मुझे बताओ, मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिख रखा है 15 CR, 10 और 12 CR। अब मेरी ये दो बिक चुकी है तो मैं क्लोजिंग स्टॉक या 15 करोड़ या 12 करोड़ ले आऊँ? मैं तो कितना लाऊंगा? 10 ही लाऊंगा। जब मैं एक्चुअली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे पास यही वाला स्टॉक बचा है तो मैं क्यों अप्रोक्सीमेशन लगाऊं? फी4 वेटेड एवरेज वाले वो तो अप्रोक्सीमेटिंग, मतलब तुक्का ही मारते हैं ना कि पहले वाला पहले चला गया। तो जब आप स्पेसिफिकली ढूंढ सकते हैं, अब ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया पेंटिंग का। जैसे बड़े बड़े प्लेन मैन्युफैक्चरर है, वो एक टाइम पे 3-4 काम ही कर रहे होते हैं। प्लेन एक 300, 400 करोड़ का आता है, तो ऐसे थोड़ी है कि उनके पास प्लेन पड़े हैं और जो पसंद आ जाए ले जाए। तो उनके पास 1-2-3 ही स्टॉक होते हैं, तो उनको पता होता है कौन सा बचा हुआ है, कौन सा नहीं बचा। तो इन केस आपको पता हुआ है तो आपको क्या नहीं करना? बोलो। फीफो वेटेड एवरेज पर नहीं है ना, कौन सा लगाना है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। पहले कौन सा देखो एग्जैक्टली पता है तो वो नहीं पता तो फिर फीफो वेटेड एवरेज। ठीक है, और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस तो बिल्कुल क्या है? लास्ट रिसोर्ट। जब कुछ भी नहीं लग पाता है तब क्या है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। करे थे ना हमने क्वेश्चन उसको। ठीक है, चलो अब कुछ एक क्वेश्चंस पुराने समय में सीपीटी में आते थे, आपकी स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज में लिखे हुए हैं। ठीक है, सीपीटी इसमें इससे स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज में लिखे हुए हैं। पता नहीं इसमें, पता नहीं फाइनल अकाउंट वाले के एंड में। ठीक है, हम थोड़ा सा बता देते हैं। अगर इन्फ्लेशन है, अगर क्या है? इन्फ्लेशनरी पोजीशन है और मैंने क्या फॉलो किया होगा? फीफो। लिफो में सब उल्टा हो जाएगा। फीफो फॉलो किया हुआ है तो जीपी ज़्यादा आएगा या कम आएगा? क्वेश्चन। इन्फ्लेशन तो समझते हो? इन्फ्लेशन का मतलब पहली के बाद सेकंड यूनिट क्या आ रही है? महंगी। थर्ड यूनिट और क्या आ रही है? महंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन फाउंडेशन में आते थे, जीपी विल इंक्रीज, सीओजी एसबीसी इंक्रीज, इस टाइप। लेकिन अब आते फाउंडेशन क्या सीपीटी में आते थे, ऑप्शन होता था इंक्रीज डिक्रीज, जीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लेकिन लिखा हुआ है तुम्हारे उसके अंदर। ठीक है, एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ, आप खुद सोच कर बताओ। देखो अगर आप समझदार हो तो खुद सोच लोगे, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो समझदार हो तो सोच लो, बस पॉज करो वीडियो। टू परचेजेस कितने की आएगी? 10। इन्फ्लेशन है तो नेक्स्ट अमाउंट कितने ही लिखूंगा? 10 प्लस या 10 माइनस? 10 प्लस तो 12 और 13। अब बताओ, मैंने 3 यूनिट खरीदी और मैंने 2 यूनिट बेच दी। सेल कितने पर होगी? मेरे सेलिंग प्राइस पर होगी, सेलिंग पर थोड़ी होगी। तो मैंने 2 यूनिट बेच दी, कितने रुपए के? 40 रुपए, 20-20 रुपए के हिसाब से। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? पहले तो बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो क्रेडिट साइड में आता है ना क्लोजिंग स्टॉक, और क्रेडिट साइड क्या है? इनकम की। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा, प्रॉफिट्स भी उतना ज़्यादा। अब मैंने फीफो लगाया तो ये भी बिक गया, ये भी बिक गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया? 13 आने से क्या हो गया?
जीपी कितना आ गया बताओ, बैलेंस से बता दो। 53 और ये कितना हो गया, 30 35 18 का आ गया। अरे बोलो ना। यस सर। अब यही क्लोजिंग स्टॉक क्या होता अगर मान लो ये 35 होता, ये 40 होता, क्लोजिंग स्टॉक 12 होता, तो ये कितना होता फिर 52। 52 में से क्या माइनस करते आप, 35 माइनस करते तो क्या होता है 17। तो पहले तो ये माइंड में फिट करो कि इफ क्लोजिंग स्टॉक इज हायर देन प्रॉफिट विल आल्सो बिकम हायर। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और फीफो में क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचेगा, लास्ट वालों में से, और इन्फ्लेशन है तो लास्ट वाली क्या होगी, महंगी, तो इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, ज़्यादा। फीफो में क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, हाई होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक फीफो में किस में से बचता है, आउट ऑफ लेटेस्ट परचेजेस। फीफो में शुरू वाला बिक गया, फिर बिक गया, लास्ट वाला बचा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक फीफो में लास्ट वाला बचता है। और फीफो के साथ इन्फ्लेशन जोड़ दिया जाए तो लास्ट वाला स्टॉक क्या होता है, महंगा होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हाई और प्रॉफिट्स भी हाई। और मैं उल्टा पूछूं तो सीओजीएस क्या हो जाएगी, लो, क्योंकि सीओजीएस कौन सी मानूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बिकी हुई कौन सी मानी मैंने, स्टार्टिंग वाली, और स्टार्टिंग वाली क्या होगी, सस्ती। स्टार्टिंग वाली मैंने बिकी हुई मानी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो बेची हुई मानी वो कौन सी मानी, शुरू वाली, तो ये कम होगी तो सीओजीएस क्या होगी, कम होगी। लीफो होता तो क्या होता, ये वाली बिक जाती, ये वाली बिक जाती, तो लास्ट वाली बिक जाती, लास्ट वाली बिक जाती। लीफो होता तो क्या होता, ये वाली सेल हो जाती, ये लास्ट वाली ज़्यादा महंगी होती, तो सेल वाली तो क्या होती, ज़्यादा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो क्या होता है, ज़्यादा। क्लोजिंग स्टॉक बचता शुरू वाला, तो वो क्या होता, कम, और प्रॉफिट्स भी क्या होता, कम। तो ऐसा लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब बहुत सारी थ्योरीज है इनके अंदर, एक परपेचुअल और पीरियोडिकल, ये थ्योरी मुझे करवानी है और अभी करवानी है। क्यों अभी करवानी है, लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो मुश्किल है। वो मतलब ऐसे जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूछूं कि स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, तो आप अपने आप से लिख सकते हो। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें जो एक थ्योरी बनी हुई है वो क्या है, आप अपने आप से सोच भी नहीं सकते, और लास्ट में फिर आप क्या इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम। और मैं तुम्हें बताऊं कि थ्योरी जो मुश्किल वाली है वो तो इन चैप्टर्स के बीच की है, इनसे रिलेटेड। लास्ट में जब मैं वापस कराऊंगा तो आधों को इन्वेंट्री याद नहीं आ रहा होता, भी मैं उस समय अगर इन्वेंट्री का मतलब बता दूं तब तो क्या है, अब वो ठीक है आता है उस समय। लेकिन मैं टेक्निकल थ्योरी बताऊं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कोई वेटेड एवरेज की बात करने लग जाऊं, तो आधों को उस समय क्या नहीं आ रहा होता, वेटेड एवरेज ही याद नहीं आ रहा होता, तो तब क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को याद करवाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए परपेचुअल और पीरियोडिकल स्टॉक वाली थ्योरी मैं अभी कराऊंगा, और वो मुश्किल है, आप ऐसे में समझ में नहीं आए। मेरी ये ऑनेस्टी है कि मैं पहले करवा रहा हूँ। क्यों पहले करवा रहा हूँ, ताकि मुश्किल है आपको रिवीजन के लिए टाइम भी क्या मिल जाए, सभी चीज़। नहीं तो मेरे पास सीधा तरीका क्या था, सबसे पहले क्या करवाता, जनरल एंट्री, फिर क्या करवाता, लेजर, फिर क्या होता, ट्रायल बैलेंस। इतने आप क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है, और समझ क्या आ रहा है, जो पहले से आ रहा है वही मैंने करवा दिया, ठीक है। तो मैं अभी पहले, इसके बाद में अगला चैप्टर भी डेप्रिसिएशन के बाद कौन सा लेंगे, एनपीओ, ताकि मुश्किल वाले पहले हो जाए तो आपको रिवीजन के लिए क्या मिल जाए। तो जनरल एंट्री, लेजर और तो मैं लास्ट में करूँगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा क्या करेंगे, एक तो परपेचुअल और पीरियोडिकल स्टॉक वाला, और एक फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आप एक बार क्या करना, ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करना होगा नहीं, लेकिन वो एक बार ट्राई किया होगा तो कल जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ अगली वीडियो जब भी आप देखो उससे पहले क्या कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कल ये खत्म हो जाएगा और डेप्रिसिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट तो हो ही रखा है, चलो इतना।